नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। प्रधानमंत्री रात भर जागते रहे, मिनट मिनट की अपडेट लेते रहे। एनडीआरएफ की टीम कितनी जल्दी पहुंच रही है, आर्मी के जवान पहुंचे या नहीं पहुंचे, 4 जिले की एम्बुलेंस भेजी गई या नहीं भेजी गई। मोरबी में झूलते हुए पुल के गिरने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन की पूरी मॉनिटरिंग प्रधानमंत्री के स्तर पर की गई। अब उन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा जिनकी लापरवाही की वजह से 134 लोगों की जान चली गई। 9 लोगों को अरेस्ट किया गया है। प्रधानमंत्री कल खुद मोरबी जाएंगे, हालात का जायजा खुद लेंगे। गुजरात में इसी साल चुनाव होने वाले हैं, इसलिए सियासी विरोधी एक्टिव हो चुके हैं। टूटे पुल पर सियासत फुल है। आज सुबह से एक्ट ऑफ गॉड और एक्ट ऑफ फ्रॉड वाली लाइनें ट्रेंड कराई जा रही हैं, लेकिन मोदी चुपचाप अपना काम कर रहे हैं। मुश्किल के वक्त गुजरात के लोगों के साथ कौन खड़ा है और कौन मौका तलाश रहा है, इस रिपोर्ट से समझाते हैं। मेरा मन मोरबी के पीड़ितों से जुड़ा हुआ है। शायद ही जीवन में बहुत कम ऐसी पीड़ा मैंने अनुभव की होगी। जिस गुजरात ने माननीय प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचाया, आज भी वो इसी गुजरात में आकर, माफ कीजिएगा, एक हैट लगाकर कार्यक्रम कर रहे हैं, देखा नहीं। I don't want to politicize this incident. People have died here. It is disrespectful for them. इसमें हम कोई पॉलिटिक्स करना नहीं चाहते या इसके किसी चीज के लिए हम किसी को अब इस वक्त ब्लेम नहीं करना चाहते। वो आज भी अपने कार्यक्रम गुजरात में जारी रख रहे हैं। अफसोस हुआ नहीं। राहुल गांधी ने कहा, मोरबी पर राजनीति नहीं करनी। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी बोले, किसी को ब्लेम नहीं करना चाहते। लेकिन हुआ इसके ठीक उल्टा। बहुत ज्यादा हिल रहा है और बीच में तो खास करके ये देखिए। मोरबी के जिस हादसे में सैकड़ों लोगों की जान गई, उसे लेकर पॉलिटिक्स करने से कांग्रेस बहुत ज्यादा देर तक रुक नहीं पाई। कांग्रेस को सबसे बड़ी दिक्कत मोदी से है, इसलिए राहुल भले ही चुप रहे, लेकिन कांग्रेस का पूरा मैकेनिज्म एक्टिव हो गया। सबने सीधे सीधे मोदी को टारगेट किया। कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं की टाइमलाइन पर मोदी मोदी शुरू हो गया। कांग्रेस को प्रॉब्लम यह है कि नरेंद्र मोदी गुजरात में क्यों हैं? वो गुजरात में अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत हर जगह क्यों जा रहे हैं? वो गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर क्यों गए? उन्होंने क्या पहना, क्यों पहना? कांग्रेस को हर चीज पर ऐतराज है, लेकिन मोदी जब मोरबी पर इमोशनल हो जाते हैं तो विरोधियों को उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरा मन मोरबी के पीड़ितों से जुड़ा हुआ है। शायद ही जीवन में बहुत कम ऐसी पीड़ा मैंने अनुभव की होगी। एक तरफ दर्द से भरा पीड़ित दिल है और दूसरी तरफ कर्म और कर्तव्य का पथ है। इस कर्तव्य पथ की जिम्मेवारी को लेते हुए मैं आपके बीच में हूं, लेकिन करुणा से भरा मन उन पीड़ित परिवारों के बीच में है। हादसे में जिन लोगों को अपना जीवन गंवाना पड़ा है, मैं उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। दुख की इस घड़ी में सरकार हर तरह से पीड़ित परिवारों के साथ है। मोदी केवड़िया के एकता नगर में जिस वक्त मोरबी को लेकर अपना दर्द जाहिर कर रहे थे, उस वक्त विरोधी उन्हें घेरने की स्ट्रेटजी तैयार कर रहे थे।
कांग्रेस के नेताओं की टाइमलाइन पर एक्ट ऑफ गॉड और एक्ट ऑफ फ्रॉड वाले ट्वीट्स तेजी से चल रहे थे। दिग्विजय सिंह पूछ रहे थे, मोदी जी मोरबी में जो हादसा हुआ वो एक्ट ऑफ गॉड है या एक्ट ऑफ फ्रॉड? यूथ कांग्रेस वाले बीवी श्रीनिवास को भी इस सवाल में काफी दिलचस्पी दिख रही थी। वो भी पूछ रहे थे, मोदी जी आज एक्ट ऑफ गॉड है या एक्ट ऑफ फ्रॉड? कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत मोदी के आसपास मौजूद कैमरे गिन रही थीं। ट्वीट करके बता रही थीं कि मोरबी से 388 किलोमीटर दूर मोदी जी कितने कैमरे के साथ मौजूद हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कांग्रेस के नेताओं ने मोरबी के हादसे को मोदी वर्सेस राहुल का बैटल ग्राउंड बना दिया। राहुल गांधी के एक बयान को पूरी कांग्रेस अपनी टाइमलाइन पर दिखा रही है, जिसमें राहुल कह रहे हैं कि वो मोरबी पर पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते। आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं गुजरात में जो इंसिडेंट हुआ? I don't want to politicize this incident. People have died here. It is disrespectful for them to politicize this incident, so I'm not going to do it. राहुल गांधी ने जो बात कही, मल्लिकार्जुन खड़गे ने वही लाइन पकड़ी। पार्टी के दो बड़े नेता एक ही मैसेज देना चाहते थे, लेकिन तीसरे नेता को अलग एजेंडा पकड़ा दिया गया। पॉलिटिकल स्ट्रेटजी इसे ही कहते हैं। इसमें हम कोई पॉलिटिक्स करना नहीं चाहते या इसके किसी चीज के लिए हम किसी को अब इस वक्त ब्लेम नहीं करना चाहते। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी आज सुबह कहा कि इसमें हम अगर सवाल नहीं पूछें तो लोग माफ नहीं करें, राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज जब हमने टीवी पे देखा कि देश के प्रधानमंत्री जिनकी ये जन्मभूमि है, जिनकी ये कर्मभूमि रही है, जिस गुजरात ने उनको सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाया, वो आज भी अपने कार्यक्रम गुजरात में जारी रख रहे हैं। अफसोस हुआ कि पूरे देश में लोग परेशान हैं ये देखकर, लेकिन जिस गुजरात ने माननीय प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचाया, आज भी वो इसी गुजरात में आकर, माफ कीजिएगा, एक हैट लगाकर कार्यक्रम कर रहे हैं, देखा नहीं। कांग्रेस सब कुछ कहना भी चाहती है, हादसे की राजनीति में मोदी को घसीटना भी चाहती है, गुजरात की बीजेपी सरकार को कोसना भी चाहती है और यह भी दिखाना चाहती है कि वो पॉलिटिक्स नहीं करती। लेकिन मोदी इन सब बातों से दूर गुजरात और गुजरातियों का दर्द महसूस कर रहे थे। कभी हिंदी में, कभी गुजराती में वो अपने मन की पीड़ा सामने रख रहे थे। आज गुजरात शोकમાં ડૂબેલ છે। દેશવાસીઓ પણ ખૂબ દુઃખી થયા છે। કાલે મોરબીમાં આ ભયંકર પીડાદાયક મન બહુ જ વ્યથિત હતું। હું દુવિધામાં હતો કે આ વિકાસના કામો છે, બનાસકાંઠામાં પાણીનું મહાત્મ્ય કેટલું છે હું જાણું છું। કાર્યક્રમ કરું કે ન કરું, પરંતુ આપનો પ્રેમ, આપના પ્રત્યેનો મારો સેવાભાવ અને કર્તવ્યથી બંધાયેલા મારા સંસ્કાર, એના કારણે મન મજબૂત કરીને તમારી વચ્ચે આવ્યો। एक तरफ पीएम मोदी को बनासकांठा में गुजरात के विकास के लिए कई प्रोजेक्ट शुरू करने थे और दूसरी तरफ गुजरात के मोरबी में जो हादसा हुआ उसे लेकर वो परेशान थे। लेकिन आखिरकार मोदी ने यही तय किया कि वो गुजरात के काम को रोकेंगे नहीं, मोरबी में लोगों तक मदद पहुंचाई जाए। इसके लिए उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री को तुरंत मोरबी भेजा और वहां की सिचुएशन का पल पल अपडेट लेते रहे। मोरबी की घटना पर मोदी इमोशनल थे, उनकी आंखें सब कुछ कह रही थी, लेकिन जिस वक्त मोदी रो रहे थे, विरोधी मौका ढूंढ रहे थे।
ट्विटर पर पहले एक्ट ऑफ फ्रॉड को ट्रेंड कराने की कोशिश की गई, फिर मौत का सौदागर वाली लाइन को ट्रेंड कराने की कोशिश हुई। कांग्रेस के सपोर्टर्स की टाइमलाइन इसकी गवाही दे रही थी। राहुल गांधी भले ही चुप थे, लेकिन उनके सबसे करीबी रणदीप सिंह सुरजेवाला की टाइमलाइन देखिए। उन्होंने धड़ाधड़ 4 ट्वीट किए। हर ट्वीट में बीजेपी पर सीधा सवाल था, बीजेपी को गुनहगार बताने की कोशिश थी। पहला ट्वीट देखिए, इसमें सुरजेवाला ने लिखा है, गुजरात की भाजपा सरकार इस जघन्य अपराध की सीधे सीधे दोषी है। अब दूसरा ट्वीट देखिए, इसमें वो गुजरात के सीएम के साथ साथ मोदी को भी लपेट रहे हैं, पूछ रहे हैं कि क्या यह सीधे आपराधिक षड्यंत्र नहीं। तीसरे ट्वीट में पूछ रहे हैं कि पुल की मरम्मत करने वाली कंपनी से बीजेपी का कनेक्शन क्या है। चौथे ट्वीट में उन्होंने सीधे कह दिया, गुजरात के लोग बीजेपी को माफ नहीं करेंगे। दिग्विजय सिंह इसे गुजरात के साथ धोखाधड़ी बता रहे थे, सैकड़ों लोगों की मौत की वजह पूछ रहे थे। ट्विटर पर मोदी को घेरने के बाद गुजरात सरकार पर सवाल उठा रहे थे। मैं कोई विवरण नहीं कर सकता कितनी गैर जिम्मेदारी ढंग से इस प्रशासन ने काम किया है। कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, जो भाजपा के नेता कहें वो सही। बड़ी से बड़े दुर्घटना हो जाए कोई कार्रवाई नहीं, बड़े से बड़ा भ्रष्टाचार का प्रकरण हो जाए कोई कार्रवाई नहीं। अब यही घटना ले लीजिए, 190 लोग तो प्रमाणित रूप से मर चुके हैं। यहाँ के स्थानीय एमपी साहब की बहन का पूरा परिवार नष्ट हो गया है और भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग चलती रही। मिनिस्टर, एमपी, कलेक्टर, एसपी सब मौजूद थे। मुख्यमंत्री वहां नहीं थे, मंत्री थे। और 6:20 की दुर्घटना हुई है। 7:30 के पहले कोई प्रशासन का आदमी नहीं आया। 2-3 पुलिस के कांस्टेबल खड़े थे। क्या करते? जब ये ब्रिज चालू हुआ तो क्या इसकी इजाजत ली गई नगर पालिका से? क्या प्रशासन को सूचित किया गया? प्रशासन क्या अंधा है जो 5 दिन से लगातार यहाँ पे ब्रिज चला हुआ है और कोई यहाँ पे व्यवस्था नहीं हुई? पूरी ताकत से सब लोग वहाँ लगे हैं। वहाँ के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री गुजरात के उसको खुद मॉनिटर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की भी उस पर पूरी नज़र है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपनी हरकत से बाज नहीं आ रही। क्या इस तरह की घटना पर जिस तरह की बयानबाजी कांग्रेस पार्टी के नेता कर रहे हैं, वो इंतज़ार करते हैं कि कोई इस तरह की घटना हो और गुजरात पर जख्म लगे, अब वो नमक की बोरी लेकर पहुंच जाते हैं? किस तरह की बयानबाजी उन्होंने की है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कम से कम राजनीति से थोड़ा ऊपर उठना चाहिए कांग्रेस पार्टी को, और आम आदमी पार्टी के नेताओं को भी इस तरह की बयानबाजी नहीं करना चाहिए। गुजरात में इस वक्त कांग्रेस से ज्यादा संभावनाएं आम आदमी पार्टी को नजर आ रही हैं। इसलिए मोरबी में हादसे के बाद गुजरात से लेकर दिल्ली तक आम आदमी पार्टी के नेता एक्टिव हो गए हैं। आम आदमी पार्टी के दिल्ली के विधायक नरेश बालियान ने तो इसे छठ से जोड़ दिया है। कह दिया कि वहां पर लोग छठ मनाने गए थे। पूर्वांचलियों की जान की कीमत बीजेपी के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन नरेश बालियान के एक ट्वीट पर सवाल खड़े हो गए हैं। ये ट्वीट उन्होंने हादसे से पहले किए थे। इसमें उन्होंने लिखा था, कल भाजपा को गुजरात में तगड़ा झटका लगेगा। सवाल यह उठा कि क्या मोरबी में जो कुछ हुआ वो प्री प्लान था? क्या ये किसी साजिश का हिस्सा है? ये सवाल बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने उठाए हैं। कपिल मिश्रा ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने 3 अलग अलग ट्वीट्स को रीट्वीट किया था। एक में लिखा था, कल बीजेपी गुजरात की कब्र खोदी जाएगी। दूसरे में लिखा था, कल भाजपा को गुजरात में तगड़ा झटका लगेगा। तीसरे में लिखा था, कल भाजपा के पैर से जमीन खिसकने वाली है। कपिल मिश्रा ने पूछा, मोरबी के भयानक हत्याकांड से एक दिन पहले इन ट्वीट्स का मतलब क्या है? अरविंद केजरीवाल की पार्टी हो या राहुल गांधी की, गुजरात में सबको बीजेपी से लड़ना है, मोदी से लड़ना है। इसलिए अलग अलग टैक्टिक्स अपनाई जा रही हैं। सोशल मीडिया के जरिए एंटी मोदी नैरेटिव बनाने की भरपूर कोशिश की जा रही है और इस चक्कर में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में आपसी कंपटीशन चल रहा है। अपोजिशन है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि गुजरात में 27 सालों से कांग्रेस नहीं है,
मौका हमको दे दो, ये आप कह रही है और भाजपा कह रही है कि राहुल गांधी वहां है क्योंकि उनको लगता नहीं है कि यहां जीत पाएंगे। तो गुजरात चुनाव को लेकर आपकी राजनीतिक स्थिति क्या है, आपकी पार्टी की स्थिति क्या है? गुजरात चुनाव में कांग्रेस पार्टी बहुत इफेक्टिवली लड़ रही है और गुजरात चुनाव को कांग्रेस पार्टी गुजरात में जीतेगी। बहुत भारी एंटी इनकम्बेंसी है और जो आम आदमी पार्टी का है पूरा हवा में है, ग्राउंड पे कुछ नहीं है। आप मीडिया का मतलब वहां से वो फंडिंग करते हैं, दिल्ली से एडवर्टाइजिंग करते हैं, तो हवा बना रखा है। बट कांग्रेस पार्टी इज ए सॉलिड पार्टी इन गुजरात। कांग्रेस पार्टी इज गोइंग टू विन द इलेक्शन देयर। मोरबी में जो कुछ हुआ उसके बाद रेस्क्यू का काम अभी भी चल रहा है। हादसे के पीछे जो भी लोग हैं उनकी जिम्मेदारी तय की जा रही है, उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। इस मामले में मैनेजर और टिकट कलेक्टर समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि जो कुछ हुआ उसमें सबसे बड़ी वजह वहां मौजूद लोगों की लापरवाही है, जिन्होंने 100 लोगों की क्षमता वाले पुल पर 500 लोग चढ़ा दिए। लेकिन कांग्रेस चाहती है कि गुजरात में किसी तरह मुख्यमंत्री का इस्तीफा हो जाए, किसी तरह एंटी बीजेपी माहौल बन जाए। क्या आनंद फानंद में चुनाव आ रहा है, इससे जल्दबाजी में, रिबन काटने की जल्दी में आप लोगों ने बिना फिटनेस सर्टिफिकेट, बिना उसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी देखे कि भाई उस पुल पे 500 लोग आ सकते हैं या नहीं, आपने खोल दिया पुल। 12 रुपए 17 रुपए की टिकट लगा दी और भीड़ इकट्ठी कर दी पुल पर। इसकी जवाबदेही कौन देगा? कौन है जिम्मेदार इसका? इंसान की जिंदगी की कोई कीमत है या नहीं है? लाल बहादुर शास्त्री नाम के एक बहुत बड़े नेता थे इस देश के, प्रधानमंत्री के पद तक गए थे। एक रेल दुर्घटना में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। गुजरात के मुख्यमंत्री इस्तीफा दे रहे हैं या उन्हें निकाला जा रहा है? हम ये जानना चाहते हैं, किसकी जिम्मेदारी है इस राज्य की? देखिए क्या है कि ये आज का तो है नहीं, बहुत पुराना ये ब्रिज था और प्रधानमंत्री जी ने बहुत संवेदनशीलता के साथ इस बारे में कहा है। मुझे लगता है कि जो लोग जो है जिन करप्शन सुबह से शाम तक जो सोचते हैं, जो खाते हैं, जो पीते हैं करप्शन को, वो हर समय उनको करप्शन ही नजर आएगा। ये इत्तेफाक है कि मोरबी का यह हादसा उस वक्त हुआ है जब गुजरात में विधानसभा चुनाव का ऐलान किसी भी दिन हो सकता है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों को पता है कि गुजरात में सबसे बड़ा फैक्टर मोदी है, इसीलिए मुद्दा कोई भी हो निशाने पर मोदी होते हैं। लेकिन विरोधी ये भूल जाते हैं कि गुजरात की नब्ज भी सबसे ज्यादा मोदी ही पहचानते हैं। मोरबी में हुए हादसे में 134 लोगों की जान चली गई। कल भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा, लेकिन गिरफ्तार हुए 9 लोग कौन हैं? कोई उस कंपनी का मैनेजर है जिसने पुल की मरम्मत की, कोई मरम्मत करने वाला ठेकेदार है, कोई टिकट क्लर्क है, तो कोई सिक्योरिटी गार्ड है। मतलब पुलिस ने शुरू में ही ये मान लिया कि हादसे के लिए वो लोग जिम्मेदार हैं जिनकी ड्यूटी वहां थी। मतलब उस नगर पालिका की कोई जिम्मेदारी नहीं है, जिसे खबर ही नहीं है कि ये पुल मरम्मत के बाद आम लोगों के लिए खुल गया है। उन अफसरों की कोई जिम्मेदारी नहीं जिन्होंने फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं दिया, लेकिन पुल तक सैकड़ों लोगों को जाने दिया। उस कंपनी के मालिक की कोई जिम्मेदारी नहीं जिसके पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं था, उसने रिबन काट दिया। इस पूरी दुर्घटना में बहुत कुछ ऐसा भी हुआ है जो खुलकर बताया नहीं जा रहा है। कैसे रिपेयरिंग के नाम पर सिर्फ वेल्डिंग और पेंटिंग कर दी गई। हमारे 2 सीनियर रिपोर्टर निर्णय कपूर और पवन नारा लगातार स्पॉट पर मौजूद हैं। उनकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखकर आप चौंक जाएंगे। 15 सेकंड और सब कुछ खत्म। गुजरात के मोरबी में हुए हादसे का यह सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाला वीडियो है। पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है। पुल टूटने के बाद लोग ऐसे ही लटके हुए थे। सैकड़ों लोग नदी में गिर गए, कुछ इस पुल के नीचे दबकर मर गए और कुछ लोग ऐसे ही लटके रहे।
बचाने की गुहार लगाते रहे। चीख पुकार ऐसी थी कि तस्वीरें देखी नहीं जा रही। पर सवाल यह है कि इस हादसे के लिए कौन जिम्मेदार है? किसकी लापरवाही से गई 134 लोगों की जान? क्या सिर्फ ज्यादा भीड़ की वजह से यह हादसा हुआ? भीड़ को रोकने का इंतजाम क्यों नहीं था? भीड़ बढ़ाने के लिए कौन टिकट बेच रहा था? इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए इंडिया टीवी संवाददाता पवन नारा घटनास्थल की तरफ रवाना हुए। जैसे ही हमारी टीम घटनास्थल पर पहुंची, हमें लापरवाही, लालच, झूठ, फरेब और धोखाधड़ी से रची गई साजिश की पूरी कहानी समझ में आ गई। हमारी पड़ताल में वो सारे सबूत मिले जो चीख चीख कर कह रहे थे कि पुल के ऊपर जानबूझकर सैकड़ों लोगों की भीड़ बढ़ाई गई, जिसकी वजह से यह दर्दनाक हादसा हुआ। मोरबी में जहां ये हादसा हुआ, 140 लोगों की जान चली गई, वहां हम मौजूद हैं और यहीं से इस पुल की शुरुआत होती है। ये पुल 100 साल से ज्यादा पुराना है और अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्ट्रक्चर पुराना वही है जो शुरुआत में था और यहीं से ये पुल शुरू होता है। इस पुल पर बताया जा रहा है कि 500 के आसपास लोग मौजूद थे और अगर आप यहां आगे आएंगे तो आपको ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा कि इस पुल की चौड़ाई लगभग 3.5 फीट है और यहां से अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे तो यहां नीचे गहराई लगभग 40 से 45 फीट रहती है और यही इसी वायर्स के जरिए हैंगिंग पुल था जिसे झूलता पुल कहा गया था। इसका रेनोवेशन हुआ था, लेकिन उसके बाद कल देर शाम 6:30 बजे ये टूट गया। तो कैसे टूटा, किस तरह का जोर पड़ा, उसका सबूत यहां पर मौजूद है। ये एल शेप की लोहे की एंगल है जो दबाव पड़ने की वजह से टूट गई और ये लोहे का हिस्सा यहां एल शेप की एंगल टूटकर 2 हिस्सों में बट गई। जहां ये नट बोल्ट कसा था वो वहां से खींचा गया और ये तब सब जब हुआ जब इस रस्सी पर अतिरिक्त जोर आया। अगर आप देखेंगे तो इस हैंगिंग ब्रिज के लिए 2 लोहे की केबल्स थी, वो लोहे की केबल अभी भी एक यहां पर इंटैक्ट है, दूसरी टूटी और पुल उसी तरफ गिरा। यहां अगर आप देखेंगे तो रेनोवेशन की बार बार बात आ रही है, तो रेनोवेशन के तहत इस तरह की एल्यूमिनियम प्लेट्स के साथ फ्लोरिंग की गई थी। यानी जो तार आप देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये वही 100 साल पुराना स्ट्रक्चर है, सिर्फ फ्लोरिंग बदली गई थी। 143 साल पुराने पुल को मोरबी की पहचान कहा जाता था। पुल की चौड़ाई करीब 1.25 मीटर यानी 4.6 फीट थी, यानी इतनी कि सिर्फ 2 लोग आमने सामने से गुजर सके। लंबाई 233 मीटर यानी 765 फीट थी, इसी वजह से करीब 500 लोग पुल पर थे। पुल दरबारगढ़ महल को लखदीर जी इंजीनियरिंग कॉलेज से जोड़ता था। इस पुल को मोरबी के पूर्व शासक सर वाघजी ने बनवाया था। इसके लिए उस जमाने में पूरा मटेरियल इंग्लैंड से मंगाया गया था। गुजरात टूरिज्म की वेबसाइट पर इसे इंजीनियरिंग मार्वल बताया गया है। पुल चूंकि 143 साल पुराना था, इसलिए इसकी मरम्मत भी बार बार होती रही। इस बार भी ऐसा ही हुआ था। इसी साल मार्च में इस पुल को रिपेयरिंग के लिए बंद कर दिया गया था। रिपेयरिंग का जिम्मा ओरेबा ग्रुप को दिया गया। कंपनी अजंता घड़ियां बनाने के लिए मशहूर है। करीब 7 महीने तक पुल बंद रहा और गुजराती नववर्ष पर यानी 26 अक्टूबर को पुल लोगों के लिए खोला गया। अब कायदे से तो 7 महीने में पुल की पूरी रिपेयरिंग हो जानी चाहिए थी, लेकिन रिपेयरिंग के नाम पर क्या हुआ, यह आपको हमारे संवाददाता पवन नारा बता रहे हैं। अगर आप ऊंचाई का अंदाजा लगाना चाहते तो यहां आइए। ये किले के बाहर से दीवार, ये पेडेस्ट्रियन वे बनाया गया है जहां इस पुल पर लोग आ सकते थे। इस पुल को भी रेनोवेट किया गया है।
क्योंकि अगर आप देखेंगे, यहां मेरे कैमरामैन यहीं बने रहे, ये पुल की जो फ्लोरिंग है उसे रेनोवेट किया गया है। ये आप जो लोहे के हिस्से लकड़ी के हिस्से देख पा रहे हैं, ये पुल के पहले हिस्से थे जिसके जरिए यहां आया जा सकता था, छज्जा बना हुआ था। लेकिन अब इनको यहां फ्लोरिंग के जरिए बदला गया था और लोग यहां से आ सकते थे। यानी बेहद संकरा रास्ता है। लगभग 3 फीट चौड़ा ये पुल था जो टूटा है। और अब अगर कैमरामैन थोड़ा सा आगे आए तो आपको हाइट का अंदाजा हो जाएगा कि किस हाइट की हम बात कर रहे हैं। यहां से लगभग 35 से 40 फीट गहरा है और सब वहां पुल से नीचे गिरे। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये है कि स्पष्ट संकेत ये हैं कि पुल की जो रेनोवेशन हुई थी उसमें सिर्फ फ्लोरिंग बदली गई थी। फ्लोरिंग के अलावा किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ था। स्ट्रक्चर वही 100 साल पुराना है। झूलतो पुल लिखा गया है, सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, वार्निंग भी दी गई है। आप इस वार्निंग पर जरा गौर कीजिए कि यहां वार्निंग दी गई है नो सेल्फी जोन, लेकिन बावजूद इसके बहुत से लोग सेल्फी खींचने के लिए वहां टिके हुए थे। यानी रिपेयरिंग पूरे पुल की होनी थी, जिसमें वो तारें भी शामिल थी जिनके सहारे ये पुल पिछले 143 सालों से खड़ा था। लेकिन 7 महीने तक रिपेयरिंग सिर्फ इस पुल की फ्लोरिंग और साज सज्जा की गई। यानी पूरी कोशिश यह की गई कि पुल बाहर से ठीक दिखे, नया दिखे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस पर आएं, लेकिन वो अंदर से कमजोर ही था, जर्जर बना हुआ था। थोड़े से लालच के लिए ये पूरी लापरवाही की गई, जिसकी वजह से इतने ज्यादा लोग मारे गए। कंपनी ने जब दोबारा ये पुल खोला तो बाकायदा इसके लिए टिकट भी वसूली गई। झूलते पुल की टिकटें दिखाई देंगी जो यहां पड़ी हुई हैं, यानी बाकायदा यहां आने के लिए टिकट लेनी पड़ती थी। लेकिन सवाल यह है कि कैसे इतने लोगों को यह टिकट दे दी गई। 70 रुपए की टिकट है, जो तारीख है 28 अक्टूबर की एक ऐसी टिकट पड़ी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो कहा जा रहा है कि पुल रेनोवेशन के बाद शुरू हुआ था, रेनोवेशन सिर्फ फ्लोरिंग का हुआ था, बाकी पुल वैसा ही है जैसा 100 साल पहले बना था, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। रविवार को छुट्टी थी, लोग पुल पर घूमने के लिए आ गए। जिस कंपनी ने रेनोवेशन किया वही टिकट भी बेच रही थी। ज्यादा लोग तो ज्यादा टिकटें बिकी, यानी ज्यादा फायदा। इसी वजह से पुल पर क्षमता से कहीं ज्यादा लोगों को जाने से नहीं रोका गया, जिसकी वजह से पुल की 143 साल पुरानी केबल भार सहन नहीं कर पाई और टूट गई। आप सोच रहे होंगे केबल्स जो लोहे की हैं वो कैसी थी, तो देखिए ये वो केबल है जिसका एक हिस्सा टूटकर यहां पड़ा है। और यही जब केबल टूटी तो ये स्थिति ऐसी बनी कि 140 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। अगर आप इस केबल के इनको हिस्सों को देखेंगे तो ये केबल के सबसे छोटा हिस्सा है जिस पर जंग है। स्ट्रेस ज्यादा होने की वजह से ये टूट गया और यहां इतनी मोटी केबल टूट गई तो आप समझिए किस तरह का स्ट्रेस इस केबल पर पड़ा होगा। इस तरह की सबसे छोटी केबल उसको जोड़कर एक ये केबल बनी और इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 केबल के साथ एक बड़ी केबल बनती है। तो सोचिए इतने सारी केबल टूट गई तो कितना दबाव पड़ा होगा। अगर आप ऊपर देखेंगे तो इस केबल का पूरा स्ट्रक्चर आपको समझ में आएगा। एक वायर अभी भी इंटैक्ट है, दूसरी वायर बाकी है और ये हादसा हुआ यहां वो सीसीटीवी कैमरे में स्पष्ट दिखाई दिया है। यहां सीसीटीवी कैमरा लगा है, यहां भी लगा है, सामने भी लगा है। तो सीसीटीवी कैमरे में ये घटना पूरे तरीके से कैद हुई है, जिसके बाद ये आकलन कर पाना मुश्किल नहीं होगा कि किस तरीके से हादसा हुआ, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या हुई। हादसे की असल वजह जानने के लिए हमारे संवाददाता पवन नारा पुल के दूसरी तरफ गए। दूसरी तरफ से पुल टूटा हुआ नहीं था, लेकिन रेनोवेशन और रिपेयरिंग के नाम पर की गई धोखाधड़ी और लापरवाही यहां भी दिख रही थी। पवन को इस पुल को रेनोवेट करने के नाम पर किए गए फर्जीवाड़े के कई सबूत मिले। साफ नजर आता है कि पुल फिट नहीं था। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, जरा ये देखिए, ये पुल का वो हिस्सा है जो दूसरे छोर पर आकर जुड़ता है और जो ये हरे सरिये हैं जो ऊपर तार से जुड़े हुए हैं, नीचे गले हुए थे और गले हुए हिस्से पर वेल्डिंग करके नया हिस्सा जोड़ दिया गया, जबकि इस पूरे तार को बदले जाने की जरूरत थी।
सिर्फ ये ही नहीं, अगला देखिए, अगले में भी आपको ये मोटा सरिया जंग लगा हुआ स्पष्ट दिखाई देगा, जिसको वेल्डिंग करके इस प्लेटफॉर्म को अटैच किया गया है। 1, 2, अगला चलिए, अगला अगर वहां जाएंगे तो वहां भी सरिये की स्थिति आपको कुछ वैसी ही नजर आएगी। जंग लगा हुआ छोटा सरिया, बाकायदा वेल्डिंग करके उससे सरिया अटैच किया गया और उसके बाद ये पोडियम लगाया गया। इस तरह से आगे चलिए, आगे लास्ट वाले में देखेंगे तो वहां भी आपको ऊपर से जोड़ दिखाया देगा। यानी कुल मिलाकर ये जितने भी ऊपर कनेक्टिंग सरिये जोड़े गए जो यहां लगाए गए हैं वो गली हुई हालत में थे और उनको वेल्ड करके पोडियम को संभालने की स्थिति में लाया गया। जबकि असल में अगर आप सचमुच इस पुल को सुरक्षित बनाना चाहते थे तो आपको ये बदलने चाहिए थे। मेरे कैमरामैन को कहूंगा अगर वो मेरे पास अगर आप आए तो ये वो सरिया है, लगभग आधे इंच का चौड़ा सरिया है जो सीधे ऊपर वाली वायर तक जाता है। और अब ये देखिए, ये हिस्सा पुराना होने की वजह से गलने की स्थिति में है और इसी हिस्से को यहां ऊपर जाकर वेल्ड किया गया है और इसी वेल्डिंग के जरिए इस तरीके से इस पुल को काम चलाऊ बनाने की कोशिश की गई। यानी पुल को जोड़ने वाली जो तारें पुरानी होने की वजह से गल गई थीं, उन्हें बदला नहीं गया, बल्कि उन्हें वेल्डिंग से जोड़ दिया गया और नया पेंट कर दिया गया। इंडिया टीवी संवाददाता पवन नारा जैसे जैसे मलबे को कुरेद रहे थे, वैसे वैसे लापरवाही और धोखाधड़ी के सबूत मिल रहे थे। इस वक्त हम झूलते पुल के मलबे में हैं जो नदी से निकालकर साइड में रख दिया गया है और यहां बहुत सारे ऐसे सबूत हैं जो दिखाते हैं कि ये रेनोवेशन के नाम पर पुल पुराना ही था। सिर्फ ये फ्लोरिंग आप देख रहे हैं ये बदली गई थी। हम इस पुल को पुराना क्यों कह रहे हैं, आपको जरा यहां आना पड़ेगा। ये वो मोटी तार है जिस पर ये पुल टिका हुआ था, जो एक तार टूटी उनमें से एक, उसके ऊपर जो एक क्लिप है, इस तरह की क्लिप लगाकर बाकी सरियों को जोड़ा गया था। तो उस क्लिप की हालत अगर मेरे कैमरामैन थोड़ा नजदीक आ पाए तो दिखा पाएंगे कि ये क्लिप पूरी तरह से जंग के टूट चुकी है, नट खुल नहीं सकते। ये क्लिप आज भी वैसी ही है। इसको रिपेयर करने की, देखने की, सुधारने की कोई कोशिश नहीं हुई। इस तार से इस पुल के फ्लोर को इस तरह के सरियों से सस्पेंड किया गया है, लटकाया गया है, जिसे लटकता हुआ पुल कहते हैं। ये ओरिजिनल सरिया है जो पुराने जमाने का है। इसी सरिये का हिस्सा नीचे आता है जिस पर यह फ्लोर अटैच किया गया था। चूंकि यह सरिया नीचे से गल गया तो यहां सरिये का दूसरा निचला हिस्सा यहां से जोड़कर फ्लोर को अटैच कर दिया गया। और इस तरह का जुड़ाव सिर्फ यहां नहीं, ये देखिए इस वाले हिस्से में भी आप देखेंगे तो पुराना सरिया छोटा पड़ रहा था, उसके नीचे दूसरे हिस्से में सरिये को वेल्ड करके जोड़ा गया। ये सवाल तो सब पूछ रहे हैं कि जब 7 महीने तक यह पुल बंद था तो इसकी रिपेयरिंग क्यों नहीं की गई। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस मोरबी नगर पालिका ने पुल को रिपेयर करने की जिम्मेदारी ओरेवा ग्रुप को दी थी, उसे जानकारी ही नहीं है कि यह पुल कब खुल गया। उसे पता ही नहीं है कि इस कंपनी ने पुल खोलने से पहले फिटनेस सर्टिफिकेट लिया या नहीं। આ કઈ રીતે તૂટી ગઈ, કેપેસિટી શું હતી, એના કોઈ ફિટનેસ સર્ટિફિકેટ એમણે લીધેલા છે કે નહીં એ અમારી કોઈ જાણકારીમાં હાલમાં નથી। અને આજે અમને જાણવા મળ્યું કે સાંજના સમયે અચાનક આના પર માણસો જે છે એનું જે સમગ્ર મેન્ટેનન્સ એના પર જવા આવતા માણસોનું અને કેટલાને જવા દેવા એની શું કેપેસિટી છે, એ કેપેસિટીથી વધારે માણસો એમના દ્વારા જે છે એ ઓફિશિયલી મોકલવામાં આવે અને આ ઘટના બનેલી છે અને એનું રેસ્ક્યુ વર્ક અમે કરી રહ્યા છીએ। मोरबी नगर पालिका के चीफ ऑफिसर संदीप सिंह बहुत ज्यादा भोले बन रहे हैं। वो साफ साफ कह रहे हैं कि कंपनी ने कौन सा मटेरियल लगाया, कैसे रिपेयर किया, फिटनेस सर्टिफिकेट था या नहीं, उन्हें कुछ नहीं पता। ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन फिलहाल ऐसे ही लीपापोती हो रही है। આ જે છે એક સ્પેશિયલાઇઝ રિનોવેશન છે। એ સ્પેશિયલાઇઝ રિનોવેશન કરવા માટે એક પ્રાઇવેટ કંપની જે છે એણે અમારી સાથેથી આ એનું લીધેલું હતું કોન્ટ્રાક્ટ પર અને એમણે પ્રાઇવેટલી એનું રિનોવેશન કરાયું છે। એવું પ્રકારનું ગ્રેડ મટીરિયલ વાપરેલું છે એનું હજુ કોઈ ઓફિશિયલ ખ્યાલ નથી। એ જે તે એમણે જે પ્રાઇવેટ કોન્ટ્રાક્ટર કે કઈ રીતે કરેલું છે એમણે જેમની પાસે કરાવ્યું હોય એની પાસેથી એમને સર્ટિફિકેટ પ્રાઇવેટલી મેનેજ કર્યું હશે કે મેળવ્યું હશે એનો રેકોર્ડ અમે માગવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ, પણ એમના પ્રતિનિધિઓ જે છે એ અત્યારે કોઈ સંપર્કમાં આવી નથી રહ્યા। હાલે એમની જે ત્યાં ઓફિશિયલ કેબિન છે ત્યાંથી અમે રેકોર્ડ જપ્ત કરવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરેલી છે।
जैसा लापरवाही और लीपापोती भरा ये बयान है, हादसा होने के बाद अब वही लीपापोती वाली कार्रवाई भी हो रही है। 134 लोग मारे गए, लेकिन गिरफ्तार सिर्फ 9 लोगों को किया गया है। वो भी कौन है, जरा ये भी देख लीजिए। ओरेवा कंपनी के 2 मैनेजर, 2 क्लर्क जिन्होंने टिकट काटे, 2 कॉन्ट्रैक्टर जिनका ठेका था और 3 गार्ड जो सुरक्षा में तैनात थे। उसमें से दीपक भाई नवीन चंद्र भाई पारेख एज 44 ओरेवा कंपनी में मैनेजर है। दूसरा दिनेश भाई मनसुख भाई दवे ये पण ओरेवा कंपनी के अंदर मैनेजर है। तीसरा मनसुख भाई वालजी भाई टोपिया एज 59 ये टिकट क्लर्क का काम करते हैं। चौथा मदर भाई लाखा भाई सोलंकी ये भी वहाँ टिकट क्लर्क का काम करते हैं। इसके साथ साथ जो इस पूरी जो रिपेयरिंग की काम हुई उसमें जो कॉन्ट्रैक्टर का काम करते थे उसमें से 2 लोग धांगध्रा के हैं जिनका नाम है प्रकाश भाई लालजी भाई परमार, ये ब्रिज रिपेयरिंग कॉन्ट्रैक्टर है। दूसरा देवांग भाई प्रकाश भाई परमार एज 31, ये दोनों ब्रिज के कॉन्ट्रैक्ट के रिपेयर करने काम करते हैं। साथ साथ इस आखिर टीम के अलावा 3 ऐसे लोग भी हैं जो पूरी नेग्लिजेंट एक्ट जिसमें लोगों को रेगुलेट करना होता है, ज़्यादा लोगों को निकालने का काम होता है, ज़्यादा लोग वहाँ की स्ट्रेंथ से बाहर नहीं निकले, तो इस तरह की जो सिक्योरिटी गार्ड थे ये 3 लोगों को उसमें अरेस्ट किया गया है। क्या मोरबी की इस घटना के लिए सिर्फ यही 9 लोग जिम्मेदार थे? गुजरात पुलिस के इन अधिकारी से यह भी सवाल पूछा गया कि क्या सिर्फ कंपनी के मैनेजर, टिकट क्लर्क और सिक्योरिटी गार्ड ही दोषी हैं? मालिकों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। सुनिए राजकोट रेंज के आईजी ने क्या कहा। So if you're saying the managers are the accused, the managers have been arrested, why are the owners have been spared? Why their name has not been mentioned in the FIR? Why they are not the accused? मैंने जैसे आपको पहले बताया है, जो पूरी इन्वेस्टिगेशन के अंदर जिन लोगों का प्राथमिक तबक्के इनका रोल आया है उनको पुलिस ने अरेस्ट किया है। अभी पुलिस के पास इन्वेस्टिगेशन मरम्मत के लिए ओनर्स की जिम्मेदारी भी बनती है। इसमें जिसकी जवाबदारी बनेगी उसके विरुद्ध में पुलिस द्वारा भविष्य के अंदर जैसे जैसे स्टेटमेंट आएंगे, एविडेंस इकट्ठे होंगे, पुलिस द्वारा पकड़ा लिया जाएगा। गुजरात पुलिस के आईजी से यह सवाल क्यों पूछा गया था, यह समझने के लिए आपको तस्वीरें देखनी होंगी। ये 26 अक्टूबर की तस्वीरें हैं जब ओरेवा कंपनी के मालिक जयसुख भाई पटेल ने इस पुल का उद्घाटन किया था। वो बाकायदा अपने पूरे परिवार के साथ आए थे। इस पुल पर चल चलकर उन्होंने खूब फोटो खिंचवाए थे। तब उनसे पूछा गया था कि यह पुल कितना चलेगा, तो जयसुख भाई ने बड़े दावे से कहा था कि 10 साल तो कुछ भी नहीं होगा। आप खुद सुनिए। આ જે રિનોવેશન કરેલું છે અમારી દ્રષ્ટિએ જે રીતે અમે ટેકનિકલ સ્પેસિફિકેશન અને જે બધું છે એના મુજબ 8 થી 10 વર્ષ સુધી આ બ્રિજને કંઈ નહીં થઈ શકે, એટલે એ કોઈ પહેલું નથી। સાંજના 6 સાડા 6 વાગ્યા સુધી ઓપન કરીએ છીએ, પણ જે રીતે ઘણા બધા લોકોનું કહેવાનું એવું થયું કે લોકો જમીને ડિનર આપ્યા પછી બી જે રાત્રે ફરવા માટે નીકળતા હોય છે, ને એ લોકોની એક ડિમાન્ડ છે કે રાતના સમયે તમે 2-3 કલાક ઓપન કરો, તો અમે લાઇટિંગની બધી એરેન્જમેન્ટ ને એ બધું કરવા જઈ રહ્યા છીએ, અને કદાચ આવતા થોડા સમય પછી એ રાતના સમયમાં બી 2 કલાક માટે ઓપન કરવામાં આવશે। कुल मिलाकर कार्रवाई में भी लापरवाही और लीपापोती हो रही है, क्योंकि हादसे के लिए सिर्फ रेनोवेशन करने वाली कंपनी ही जिम्मेदार नहीं हो सकती। जिम्मेदारी उस प्रशासन की भी तय होनी चाहिए जिसने ये ठेका इस कंपनी को दिया, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है कि बिना प्रशासन और नगरपालिका की जानकारी के कंपनी ने आम लोगों के लिए पुल को खोल दिया हो। और प्रधानमंत्री मोदी आपको बता दें कि हादसे पर हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी को रेस्क्यू ऑपरेशन और पीड़ितों को मदद, राहत, बचाव काम की डिटेल दी जा रही है। तो जिस तरीके का हादसा हुआ है मोरबी में, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कल रेस्क्यू ऑपरेशन की भी पल पल की जानकारी प्रधानमंत्री मोदी हासिल कर रहे थे और इस वक्त भी ये हाई लेवल मीटिंग जारी है। इसमें
गुजरात के सीएम भी मौजूद हैं, जिनसे जानकारी ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक बड़ा हादसा गुजरात के मोरबी में हुआ, जहां एक ब्रिज गिरने से, एक पुल गिरने से 134 लोगों की जिंदगी खत्म हो गई। कई लापरवाहियां उजागर हो रही हैं, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, एसआईटी गठित कर दी गई है। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस पूरे मामले पर, इस पूरी घटना पर नजर बनाए हुए हैं और एक एक डिटेल, एक एक जानकारी लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देखिए, पीएम हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं, गुजरात के सीएम भी इस बैठक में मौजूद हैं, डीजीपी इस बैठक में मौजूद हैं और एक एक जानकारी प्रधानमंत्री हासिल करते हुए, ताकि जो गुनहगार हैं 134 जिंदगियों के, उन्हें जल्द से जल्द सजा दिलाई जाए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।